हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग? बढ़िया होंगे उम्मीद करते हैं। तो कैसी चल रही है तैयारी? थोड़ा कमेंट करके आज बताइए तो कि कितना तैयार हुआ है, कितना नहीं तैयार हुआ है। और मुझे पता है कि आप लोग ज़ोरों शोरी से तैयारी शुरू कर ही दिए होंगे और कर रहे होंगे, क्योंकि आपका एग्ज़ाम बहुत नज़दीक है। तो हम भी उसी सिलसिले में आपके लिए ही वीडियो ले करके उपस्थित हो रहा हूँ, ताकि आप लोगों का बढ़िया से बढ़िया नंबर आए। देखिए, हकीकत तो यही है कि अगर आप अच्छे तरीके से पढ़ेंगे तो नंबर तो डेफिनेट आएगा ही आएगा। समझ रहे हैं? तो मेहनत से पढ़िए, जितना हो सकता है हम अपने तरीके से आप लोगों के लिए जितनी सुविधाएं देना चाहता हूं उतनी मैं दे रहा हूं। आप लोग बताया करिए कि क्या समस्या है आपको पढ़ाते वक्त। अगर आपको कोई चीज़ समझ में नहीं आती हो तो मैंने बताया था कि आप इस नंबर पे 9807757865 पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं। मैसेज करिए, व्हाट्सएप मैसेज करिए, जो भी समस्या होती है उसका निराकरण करने की कोशिश मैं करूँगा। ये जो सर दिख रहे हैं वो यही जो सर हैं यही आपको बताएंगे कि क्या करना है क्या नहीं करना है, ठीक है ना। ये आपको बताएंगे कि कैसे कोई चीज़ समझ नहीं आ रही तो उसका निराकरण कैसे करेंगे। तो देखिए, ये चैप्टर है वैद्युत रसायन, ठीक है। ये वैद्युत रसायन मैं आपको बता दूं पहले से कि बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है और इससे सवाल तो डेफिनेट आएगा ही आएगा। इस 7 मार्क्स का इसमें से अगर आप पढ़ लेते हैं तो 7 मार्क्स का आ जाएगा। लेकिन ये 7 मार्क्स उन्हीं लोग का आएगा जो पहले के पढ़े हुए हैं। अब से अगर जो पहली बार ये वीडियो देखने पहली बार पढ़ेंगे या दूसरी बार पढ़ेंगे, उनको बस ये हो सकता है इसमें से 4 नंबर 5 नंबर आराम से कर लेंगे। उनको मैं थोड़ा सा बता दूंगा कि इसमें से क्या क्या पढ़ें ताकि पेपर में आ जाए। इन सब चीज़ों का ध्यान देना है। तो आइए शुरुआत करते हैं सिलेबस के अनुसार। तो सबसे पहली हेडिंग क्या लगाएं? ये सुपर फास्ट रिवीजन चल रहा है आप लोग का, ताकि जल्दी से जल्दी क्या हो जाए, ख़त्म हो जाए। हालांकि अगर इसको पढ़ाया जाए तो वहाँ के देखेंगे 35 मिनट 40 मिनट जितना भी समय लगा टाइम लगेगा उतने में ही मुझे ख़त्म करना है। और सोचिए जो कि ये चैप्टर 3 दिन 4 दिन 5-5 दिन में 5-5 दिन 6-6 दिन का चैप्टर है, 7-7 लेक्चर लगते हैं, वो भी घंटों। और यहाँ पे 35 से 40 मिनट में अंदर कवर किया जाएगा। तो थोड़ी सी आपको परेशानी हो सकती है, लेकिन तब जब आप पढ़े लिखे नहीं रहेंगे तब एकदम लेबोरियस होंगे, एकदम घोघा बसंत होंगे तब होगा। चलिए आइए शुरू करते हैं। पहली बात, ये वैद्युत रसायन लिखा है। वैद्युत रसायन में ये लिखा है कि ऑक्सीकरण, क्या लिखा है? ये लिखा है ऑक्सीकरण और लिखा है अपचयन अभिक्रिया। क्या होती है ऑक्सीकरण और क्या होती है अपचयन, मैं अभी बताऊंगा। जिसमें ऑक्सीजन का योग होता है या जिसमें ऑक्सीकरण संख्या बढ़ती है उसको बोलते हैं ऑक्सीकरण। इसको हम लोग उपचयन भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? उपचयन। ऑक्सीकरण का दूसरा नाम क्या है? उपचयन। वो आगे मैं चलूँगा, मैं पहले ही बता रहा हूँ, ये मैं बताऊँगा, लेकिन आपको मैं बता रहा हूँ कि ये पेपर के दृष्टि से इसमें से कोई परिभाषा आपको नहीं आएगी लिखने के लिए। ऑक्सीकरण क्या है, अपचयन क्या है। दूसरी बात क्या आते हैं? वैद्युत अपघटनीय चालकत्व। ये समझ लीजिए कि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। विशिष्ट एवं मोलर चालकता, ये आपको ध्यान देना जरूरी है कि चालकता क्या होती है, मोलर चालकता क्या होती है, विशिष्ट चालकता, विशिष्ट मोलर चालकता क्या होती है, ये बातें आपको समझना है और ध्यान भी देना क्योंकि एग्जाम में आएगा ही आएगा। ये तो हो गया। ये देखिए कोलराउस नियम को मैं बता रहा हूँ। ये जो कोलराउस नियम है, ये कोलराउस नियम ये 2024 में आने वाला है। किसमें? 2024 में क्या करने आने वाला है? 2024 में ये कोलराउस नियम आने वाला है, ठीक है। वैद्युत अपघटन और वैद्युत अपघटन के नियम, यानी कि ये जो है कि वैद्युत अपघटन जो नियम है फैराडे में दिया था पहला और दूसरा, वो बहुत कम चांस है आने का, लेकिन आ सकता है कि कई बार आया हुआ है सवाल है। तो मेन फोकस मेरा ये है, कोलराउस का नियम है, समझ रहे हैं? ये कोलराउस का नियम पढ़ना आपको। और दूसरी बात, ये ननर समीकरण आएगा आपको, ठीक है। और इससे सवाल पूछेगा आपको, क्या बोलते हैं, विद्युत रसायन सीढ़ी कहाँ गई? विद्युत रसायन सीढ़ी कहीं यहीं पे होगी, उससे आपका एक सवाल पूछेगा। तो 3-4 पॉइंट और ये जो है ये 3-4 पॉइंट आपको मैंने क्या बताया? विद्युत भट्टी का चालकत्व, विशिष्ट चालकता, मोलर चालकता आएगा, कोलराउस का नियम आएगा, 100% आएगा ही आएगा, और ये ननर समीकरण आएगा, और जो विद्युत रसायन से उससे सवाल आएगा। तो अगर आप बहुत ही कमज़ोर स्टूडेंट हैं तो आप इतना पढ़ लेंगे तो आपका इससे काम चल जाएगा, ठीक है। अगर आप हिम्मतदार हैं, एकदम झगड़ू महतो से भी अच्छे हैं, तो मतलब बढ़िया से बढ़िया है। अगर पढ़े हुए हैं एक बार का, तो एक बार तो मैं पढ़ाया ही हूँ,
एक बार और पढ़ लेंगे तो आपका काम टनाटन हो जाएगा, एकदम चंपा कली की तरह दौड़ेंगे और एग्जाम में आएगा 90, 90, 98, 99, 100। ठीक है, 100। ठीक है, जिसका 100 नंबर आ जाएगा केमिस्ट्री में, ठीक है, उसको हमारी तरीके से 2100 रुपये का पुरस्कार रहेगा। ठीक है, आप 2100 रुपये कर लेना हो तो सोमेस्ट्री में सोम ले अब ला सकते हैं, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। मेरी सीरीज जो चल रही है उसको आप लोग फॉलो करिए, पढ़िए, सवाल लगिए, आराम से आ जाएगा। ठीक है, आगे बड़ा इज्जत भी करेंगे, यहाँ पे आकर आपको जो है फूल माला पहनाया जाएगा, तो बेहतर है कि आप 100 नंबर लाइए आपको दे। चलिए बकवास न करते हुए काम की बातें करते हैं। सर जी, वैद्युत रसायन होता क्या है? वैद्युत रसायन मतलब कि कोई भी केमिकल और इलेक्ट्रिकल, यानी कि अगर हम रासायनिक ऊर्जा को, किसको, रासायनिक ऊर्जा को वैद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट कर दें या वैद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में कन्वर्ट कर दें, यही है वैद्युत रसायन। सेल वगैरह पढ़ना है, बैटरी वगैरह पढ़ना है, इसमें हम वैद्युत ऊर्जा से क्या करते हैं, रासायनिक ऊर्जा मिल रहा है और रासायनिक ऊर्जा से वैद्युत ऊर्जा में करते हैं, यही चलेगा, बस यही चलेगा। इसी वैद्युत रसायन में हमको यही पढ़ना है। दूसरी बात भाई, ऑक्सीकरण, वो बात वहीं पर खत्म हो गया, कोई पेपर में आने वाले। ऑक्सीकरण और अपचयन क्या होता है, जिसमें मैं बहुत बड़ी कहानी है। ऑक्सीकरण और अपचयन का 11 में एक चैप्टर है, बहुत वहाँ अच्छे तरीके से बताया गया है, लेकिन यहाँ पे आप समझ सकते हैं कि जिसमें ऑक्सीजन का योग होता है उसको बोलते हैं ऑक्सीकरण। जरा देखिए, ये मेरा क्या है, आप देख सकते हैं कि ये क्या मेरा है, ये हाइड्रोजन है। हाइड्रोजन यहाँ से जाकर यहाँ हाइड्रोजन ले लिया, हाइड्रोजन ने ऑक्सीजन को लिया, तो जिसका ऑक्सीजन का इसमें क्या हुआ, योग हुआ, तो इसको बोलते हैं ऑक्सीकरण। ऑक्सीकरण का दूसरा नाम क्या है, उपचयन। तो जो ऑक्सीजन लेता है उसका होता है ऑक्सीकरण, जो हाइड्रोजन लेता होता है अपचयन, या मैं कहूँ जो ऑक्सीजन देता है उसका होता है ऑक्सीकरण और जो लेता है उसका होता है अपचयन। तो सॉरी, अरे यार समझ जाएंगे कि ये इसका क्या हुआ, ऑक्सीजन से योग हुआ है, जिसमें ऑक्सीजन से योग उसका होगा ऑक्सीकरण और जिसमें वियोग होगा उसको होगा अपचयन। क्या होगा, अपचयन। क्या होगा, जिसमें ऑक्सीजन से योग होगा उसका ऑक्सीकरण, जिसका हाइड्रोजन से ऑक्सीजन से वियोग होगा उसका होगा अपचयन। ऑक्सीकरण में जिसका ऑक्सीकरण होता है वो क्या कहलाता है, अपचायक। इसका मतलब यहाँ पे हाइड्रोजन क्या है, अपचायक है। क्या है ये, अपचायक है। और जिसका अपचयन होता है वो कहलाता है ऑक्सीकारक। क्या कहलाता है, ऑक्सीकारक। ठीक है, जो अपचायक होते हैं वो दूसरे को अपचयित करते हैं, यानी कि CO को H2 क्या करेगा, अपचयित करेगा। क्या करेगा, अपचयित करेगा। तो हाइड्रोजन क्या होगा, उपचयित होगा। क्या होगा, उपचयित होगा। देखिए कक्षा 10 में पूछा जा सकता है कि इसमें से कौन अपचयित है, कौन उपचयित है, कौन अपचायक है, कौन ऑक्सीकारक है, कौन अवकरण है, कौन ऑक्सीकरण है ना, ये सारी बातें। तो आप समझिए, ऑक्सीजन से योग हुआ तो ऑक्सीकरण, ऑक्सीजन से वियोग होगा तो अपचयन। जिसका ऑक्सीकरण होता है वो अपचायक कहलाता है, जिसका अपचयन होता है वो ऑक्सीकारक कहलाता है। जो अपचायक होते हैं वो दूसरे को अपचयित करते हैं और जो ऑक्सीकारक होते हैं दूसरे को उपचयित करते हैं। बात खत्म, कोई आज बहुत ज़्यादा समझने की बात नहीं है। चलिए सर आगे चलते हैं। ये आ गया वैद्युत अपघटन विलयनों का चालकत्व। समझिए क्या होता है चालकता, यानी चालकत्व क्या होती है, मतलब किसी भी चीज़ को चलने को हम बोलते हैं चालकता है। ये कौन सी बात हुई, परिभाषा में से लेके आएंगे, किस को चलने की चलाता, चाहे बहुत कुछ चलता है। गाली देते हैं धक्का धक आप लोग तो वो भी चालकता हो जाएगी। हाँ, गाली भी चालकता हो जाएगी। जब समझिएगा, मैं ले रहा हूँ एक कंटेनर, लिया भी हूँ, खैर छोड़िए मारे, यहाँ पे मैंने 2 कंटेनर लिया है। एक कंटेनर में कोई भी डाले, HCl डाल दे, NaCl डाल दे, चलो कुछ डाल ही देते हैं। क्या डालें हो आप लोग, जो कहें वही डालेंगे, बोलिए क्या डालें। चलो NaCl डालते हैं। ये सब मेरा NaCl है मेरे भाई, क्या है, NaCl है। अगर ये NaCl पानी में डालेंगे तो मैं तो कहूँगा Na पॉजिटिव Cl नेगेटिव, Na पॉजिटिव Cl नेगेटिव, आपस में आयोनाइज जाएंगे, टूट जाएंगे। इसमें मैंने डाल दिया CaCl2, 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 Cl पे डबल नेगेटिव चार्ज आएगा ना, क्योंकि Cl पे डबल पॉजिटिव, डबल पॉजिटिव, डबल पॉजिटिव और डबल पॉजिटिव। ठीक है, अगर हम ये पानी में आयोनाइज होकर टूटे हुए हैं, अगर यहाँ पे हम कोई इलेक्ट्रोड लगा देते हैं, क्या लगाते हैं, इलेक्ट्रोड, और यहाँ पे मैं कोई इलेक्ट्रोड लगा देता हूँ। अगर मैं इलेक्ट्रोड लगाऊंगा, अगर मान लिया कि मैंने लगाया यहाँ पे पॉजिटिव इलेक्ट्रोड, तो Cl इधर भागिएगा,
क्योंकि पॉजिटिव इलेक्ट्रोड रहते नेगेटिव वाले भाग जाएंगे, ऐसा नेगेटिव इलेक्ट्रोड रहते हैं पॉजिटिव वाले भाग जाएंगे। तो जैसे ही लगाते हैं, जैसे लगाते हैं इसमें धारा प्रवाहित होने लगेगी, क्या लगेगी, धारा प्रवाहित। ऐसे धारा प्रवाहित होने से क्या लगेगा, चलने लगेगा, है क्या होगा, चलने लगेंगे सब। अब चलना उसको क्या बोलेंगे, चालकता। एक कौन सी बात नहीं, सुनिए, मैं समझिए। किसी विद्युत अपघट्ट के जलीय विलयन को, विद्युत अपघट्ट क्या होता है, जो पानी का जब टूट जाए, बिखर जाए, खंडित हो जाए, मर हो जाए, मतलब किसी चीज़ का पानी डाल रहे हैं तो क्या होता है, टूट जाएगा। मान लीजिए इस पेन को पानी में डालेंगे तो क्या टूटेगा, नहीं। मिठाई डालेंगे, मुरब्बा वाली मिठाई, मूंगफली डालिए, मूंगफली करें, रसगुल्ला डालिए, वो सब क्या हो जाएगा, टूटेंगे। पानी डालिए, अरे पानी में नमक डालिए, सब टूटेगा। विद्युत अपघट्ट मतलब पानी में जाते ही क्या हो जाए, मर जाए, टूट जाए, बिखर जाए, खंड खट टुकड़े में टूट जाए, है ना, ठीक है। तो विद्युत अपघट्ट जलीय विलयन द्वारा, किसके, ये जलीय विलयन द्वारा क्या होता है, विद्युत धारा प्रवाहित करने की जो क्षमता होती है उसको चालकता कहते हैं। यानी कि सीधे सीधे विद्युत अपघट्ट के जलीय विलयन में विद्युत धारा प्रवाहित करने की क्षमता क्या कहलाती है, विद्युत चालकता। जो चालकता होती है ना, जो विद्युत चालकता होती है वो प्रतिरोध का उल्टा होती है। चालकता मतलब चलने वाला, प्रतिरोध मतलब रोकने वाला, है ना। मैं बात 10 में पढ़े होंगे आप लोग कि प्रतिरोध का मतलब क्या होता है, रुकावट, और चालकता मतलब चलना। जैसे हम चल रहे हैं तो ये मेरी चालकता हो गई। अगर लाइट कट जाए, फ़ोन डिस्चार्ज जाए, चाहे ये डिस्चार्ज जाए, कुछ भी हो जाए, तो प्रतिरोध है, बीच में क्या रुकावट आ जाएगी, उसको बोलो रुकावट। तो इसका मतलब उसका क्या है, उल्टा है, क्या है, उल्टा है। यानी जो चालकता होती है प्रतिरोध की क्या होती है, उल्टी। प्रतिरोध क्या करता है, रोकता है, अचालकता चलाती है। ठीक सर, बस कुछ है। चालकता प्रतिरोध का क्या होती है, प्रतिरोध। चालकता का मतलब कंडक्टिविटी या कंडक्टेंस। जो कंडक्टेंस होता है 1/r होता है, क्या होता है, कंडक्टेंस इक्वल टू 1/r। अगर इसका मात्रा क्या होता है, ओम होता है, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, मोहो हो जाएगा, या ओम इनवर्स कहिए, दोनों क्या है, बात एक ही है। तो ये मेरी हो गई चालकता, क्या हो गई, एक चालकता होती है, विशेष प्रतिरोध होता है। तभी तो मैं यहाँ पे चालकता बताऊंगा, अभी विशिष्ट चालकता बताऊंगा। तो चालकता क्या होती है, प्रतिरोध की उल्टी होती है। पेपर में लिख रहे हैं तो ऐसे लिख देंगे, ठीक है, ठीक है, ठीक है। ये तो गई चालकता। अब चलते हैं विशिष्ट चालकता। विशिष्ट चालकता कहिए चाहे चालकत्व कहिए, तो ये क्या हो गया, ये विशिष्ट प्रतिरोध के व्युत्क्रम होगा। वो प्रतिरोध के उल्टे को चालकता, विशिष्ट प्रतिरोध के उल्टे को विशिष्ट चालकता। क्या अच्छा भाव है। उसको हम लोग किससे परिचय करते थे, सी से, कंडक्टिव से, इसको कप्पा से, किसे, कप्पा से। तो वही मैं लिखा हूँ, कप्पा इक्वल टू, के नहीं लिखा है भाई, के ऐसे बनाना देते हैं, कप्पा इक्वल 1/ρ। रो क्या होता है, विशिष्ट प्रतिरोध होता है। क्या होता है, विशिष्ट प्रतिरोध। आइए बताओ विशिष्ट प्रतिरोध क्या है, विशिष्ट प्रतिरोध क्या है, विशिष्ट चालकता क्या है, मैं समझाता हूँ पहले। तो यानी कि मैं बोल सकता हूँ कि विशिष्ट प्रतिरोध के व्युत्क्रम को क्या बोलेंगे, विशिष्ट चालकता बोलेंगे। ये के बराबर 1/ρ। यहाँ से एक और सूत्र होता है, कप्पा इक्वल टू सी इंटू एल बाई ए। जो सी क्या होता है, सी मेरी क्या है, यहाँ पे सी मेरी क्या है, सी जो है चालकता है, एल क्या है, इलेक्ट्रोड के बीच की दूरी। ऐसे मतलब इलेक्ट्रोड के बीच की दूरी देखिए, ये है कोई ना, यहाँ पे एक इलेक्ट्रोड मैं यहाँ पे लगा हूँ और एक इलेक्ट्रोड यहाँ पे लगा हूँ, तो इलेक्ट्रोडों के बीच की दूरी को हम लोग क्या बोलते हैं, एल। क्या बोलते हैं, एल। ये क्या है, ये ए क्या है, इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया है, जैसे इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया ये है, ठीक है। अच्छा सही। मात्रा क्या हो जाएगा, ओम मीटर सेंटीमीटर। इसमें से 3 मात्रा दिया है, तीनों में से जो भी करना है उसको आप मात्रा का ध्यान देना है। ओम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स लिखिए, चाहे ओहो सेंटीमीटर इनवर्स लिखिए, चाहे साइमन सेंटीमीटर इनवर्स लिखिए। अच्छा, यहाँ पे मैं एक चीज़ बताया हूँ कि विशिष्ट प्रतिरोध क्या होता है। जब समझिएगा कि मान लीजिए कि ये एक बड़ा सा टैंक है, क्या है, टैंक है। इस टैंक में बहुत जगह, हर जगह अपघट्ट हैं, विद्युत अपघट्ट हैं। नमक का पानी हो, नमक का जलीय विलयन हो, चाहे चीनी का जलीय विलयन, किसी चीज़ का जलीय विलयन हो सकता है। तो क्या होता है इसमें, जो एकांक आयतन, यानी कि 1 सेंटीमीटर, मैं कहूँ कि 1 सेंटीमीटर क्यूब, किसमें 1 सेंटीमीटर क्यूब, मतलब 1 घन सेंटीमीटर क्यूब, यानी कि इतना दूर में, बस ये कितना है, 1 घन। इसमें इसकी लंबाई चौड़ाई सब क्या है, एकांक घन सेंटीमीटर वाले विलयन का जो प्रतिरोध होगा उसे हम विशिष्ट प्रतिरोध, यानी इतना दूर जो लगेगा, बस एकांक में जो प्रतिरोध लगेगा उसको बोलते हैं विशिष्ट प्रतिरोध। वहाँ पर मैं यहीं पे बात मैं समझाया हूँ, यहाँ पे देख सकते हैं आप, मैं समझाया हूँ
ही तो एकदम दिमाग खराब है सब कि 1 घन सेंटीमीटर वाले, यानी कि इस बिलियन में, पूरे बिलियन में बहुत सारे होंगे, लेकिन सिर्फ 1 घन की बात की जाए, 1 घन सेंटीमीटर बिलियन का प्रतिरोध क्या कहलाएगा? विशिष्ट प्रतिरोध। तो उसी तरह विशिष्ट चालकता भी हो जाएगी कि एकांक आयतन वाला, क्या एकांक आयतन वाला चाहिए 1 सेंटीमीटर क्यूब वाले एकांक आयतन वाले बिलियन की जो चालकता है वो विशिष्ट चालकता, यानी कि होंगे बहुत सारे उसमें, लेकिन एक विशिष्ट यानी 1 सेंटीमीटर क्यूब, 1 घन सेंटीमीटर क्यूब, यानी कि 1/1 सब कुछ क्या रहेगा? एक इतने की जगह, यहाँ पूरे में तो ये पूरे में है, लेकिन इतने जगह जो प्रतिरोध लगा, इतने में उसको बोलेंगे विशिष्ट प्रतिरोध। इतने जगह की चालकता क्या आ गई? विशिष्ट चालकता। आई होप कि मेरी बात समझ रहे होंगे। हाँ, नहीं समझ में बात आई तो बार रिवर्स करके देखिएगा क्या कर सकते हैं भाई। पहली बार पढ़े होंगे तो समझ में थोड़ी सी समस्या आ सकती है, लेकिन दूसरी बार पढ़े होंगे तो ये टन 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 चलता चला जाएगा। यस सर, चलिए सर आगे चलिए। अब आता है सेल नियतांक। मुझे मैं बताया कि एल बाई को क्या बोलते हैं? सेल नियतांक बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सेल नियतांक। के बराबर एल बाई ए होता है। जो के क्या है? विशेष चालकता है। सी क्या होती है? चालकता होती है। एल क्या होता है? जो लंबाई होती है, दूरी होती है। और एक क्या होती है मेरी? विशिष्ट एक है क्रॉस सेक्शनल एरिया। तो के बराबर एल बाई ए को बोलते हैं सेल नियतांक। क्या बोलते हैं? सेल नियतांक। तो यहाँ से मैं लिख सकता हूँ के बराबर के 80 सेल नियतांक। सी क्या है? विशिष्ट चालकता है। और ये क्या है? सेल नियतांक। यानी हो गया, इसको लिख सकते हैं के बराबर विशिष्ट चालकता गुणे सेल नियतांक। अच्छा, मात्रक क्या होता है? सेंटीमीटर इनवर्स और मीटर इनवर्स, इसका क्या होता है? मात्रक होते हैं। ये आपको ध्यान देना है, इसमें ज़्यादा और कुछ बात नहीं है। तो देखिए, तुल्यांकी चालकता आपको पढ़ना नहीं है, लेकिन मैं आगे एक चीज़ समझाना है, इसलिए मैं तुल्यांकी चालकता के बारे में बात करूँ। इसमें भी एकांक धनावश रहेगा। उसमें 1 ग्राम तुल्यांक क्या रहेगा? 1 ग्राम तुल्यांक क्या रहेगा? गुला रहेगा। देखिए, किसी विद्युत अपघट्ट के 1 सेंटीमीटर क्यूब आयतन वाले बिलियन में यदि विद्युत अपघट्ट का 1 ग्राम तुल्यांक क्या हो? गुला हो, उसको बोलेंगे तुल्यांकी चालकता। क्या बोलेंगे? तुल्यांकी चालकता। इसमें क्या था? 1 सेंटीमीटर के वाले बिलियन का प्रतिरोध था। इसमें भी 1 सेंटीमीटर के बिलियन का प्रतिरोध था। उसमें क्या है? विद्युत अपघट्ट है, उसमें क्या कितना घोलना है? 1 ग्राम तुल्यांक। क्या जो विद्युत अपघट्ट है, विद्युत अपघट्ट को क्या करना है? किसी विद्युत अपघट्ट के 1 सेंटीमीटर क्यूब आयतन वाले बिलियन में यदि विद्युत अपघट्ट का कितना रहे? 1 ग्राम तुल्यांक और घुला हो, उसको बोलेंगे तुल्यांकी चालकता। ये पेपर में आएगा नहीं, ठीक है सर। तो ये मोलर चालकता, दिस इज इम्पोर्टेंट मेरे भाई, IMP इम्पोर्टेंट है, पढ़ के जाना है आपको, ठीक है। अब समझिए, अगर एकांक आयतन में विद्युत अपघट्ट का 1 मोल घुला हो, उसको बोलेंगे मोलर चालकता। जो एकांक आयतन में विद्युत अपघट्ट का कितना मोल घुला हो? 1 मोल। देखिए, किसी 1 सेंटीमीटर क्यूब आयतन वाले बिलियन में यदि विद्युत अपघट्ट का 1 मोल बिलियन क्या हो? घुला हो। यानी इसमें आयतन में कितना विद्युत अपघट्ट होना चाहिए? 1 मोल क्या हो? घुला हो। कितना मोल हो? 1 मोल हो। तो उस बिलियन की क्या होती है? विद्युत चालकता या मोलर चालकता करते हैं। मोलर चालकता को इससे परिचित करते हैं लैम्डा एम से। लैम्डा एम बराबर होता है के गुणे 100/Vm। क्या होती है? के गुणे 100 एम। एम क्या होती है? मेरी मोलरता होती है। एम क्या होती है? मेरी मोलरता होती है। इसको है ना, ये समझना। देखिए, छोटी छोटी डिफिनेशन है, बड़े काम की हैं सब, बात समझ रहे ना? ठीक है, ये ध्यान देना है आपको, मोलर चालकता। ठीक है, चलिए सर आगे। इंटरेस्ट नहीं आ रहा है ना? देखिए भाई, पढ़े होंगे तो इंटरेस्ट आएगा, नहीं पढ़े रहेंगे तो बिल्कुल ही नहीं आएगा। ठीक है, चलिए सर आगे चलिए। कोलराउस का नियम क्या होता है? अगर कोई विद्युत अपघट्ट है, देखिए मेरा क्या है? विद्युत अपघट्ट है। इसमें कोई कंपाउंड में HCl डाल दे रहा हूँ, NaCl डाल दे रहा हूँ, KOH डाल रहा हूँ, कोई भी इसमें क्या है? जैसे मान लीजिए ये चीनी का पानी है, इस चीनी के पानी में ऊपर से टंकी लगा के इसमें पानी डालते रहेंगे, पानी डाल देते, क्या होगा? जो बिलियन है वो क्या होता जाएगा? तनु होता जाएगा, यानी तो मतलब पतला होता जाएगा। और इसमें जो आयोनाइजेशन होगा, जो टूटने की शक्ति की और बढ़ेगी। जैसे मतलब 100 गो चीनी के टुकड़े थे, अब पानी में डाला गया तो 200 बने। क्या हुआ? 200 बने। अब पानी था 1 लीटर, 2 लीटर जब पानी डाला जाएगा तो कुछ उसमें आयोनाइजेशन और होगा,
पानी और जाएगा और जला जाएगा, जिससे आयनाइजेशन कुछ हुआ, धीरे 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 आयनाइजेशन क्या होता है, बढ़ता जाएगा। तो जैसे जैसे पानी डालेंगे आयनाइजेशन यानी कि खंडित होने की शक्ति क्या होती जाएगी, बढ़ती जाएगी। जब खंडित होने की शक्ति बढ़ती जाएगी तो उसमें क्या हो जाएगा, तो बेलन कैसा होने लगेगा, एकदम पतला होते जाएगा, एकदम पतला होते जाएगा और पतला हो जाएगा, यानी कि कैसा होने जाएगा, ये इन्फिनिटी तक पहुँच जाएगा। क्या हो जाएगा, इन्फिनिटी, अनंत तुल्यांक की चालकता हो जाएगी। और जो अनंत तुल्यांक की चालकता जो होती है वो जो टूटे हुए होंगे आयना पॉजिटिव के नेगेटिव के बराबर होंगे। यानी क्या मतलब कि ये अन्य है Cl है तो टूटेगा किस में बचेगा, अन्य पॉजिटिव और Cl नेगेटिव में। ये 500 का टूटेगा तो 20 के बराबर होगा, 600 टूटेगा तो 20 के बराबर होगा, ठीक है, क्योंकि इसी से टूट रहा है, ये इसी से टूट रहा है, ठीक है। तो जितना पॉजिटिव उतना ही नेगेटिव किसके बराबर हो गए, अनंत तुल्यांक की चालकता के। यही बात मैं यहाँ पे लिखा हूँ, उसको छोड़िए। देखिए अनंत तनुता पर किसकी, अनंत तनुता यानी कि अनंत, अनंत मतलब एकदम पतला से पतला विलयन हो गया है। अनंत तनुता पर किसी विद्युत अपघट्ट के, वो क्या है, विद्युत अपघट्ट के विलयन की मोलर चालकता, क्या मोलर चालकता, ये मैं बताया था, 1 मोल 1 सेंटीमीटर को में कितना बोलेंगे, 1 मोल, तो उससे मोलर चालकता। उसके धनानों और ऋणानों की चालकता को क्या होती है, बराबर होती है। यानी कि जो मोलर चालकता होगी उसके धनान के और ऋण की क्या होती है, बराबर। ये n पॉजिटिव और n नेगेटिव मतलब है जितना का हो सकता है 2-2 मोल हो सकता है 4-4 मोल हो। जैसे का NaCl टूटेगा n पॉजिटिव प्लस Cl नेगेटिव। जैसे मान लीजिए अगर मैं यहाँ लिख दूँ, सही तो लिखा था CaCl2 लिखा है, CaCl2 क्या लिखेंगे, Cl पॉजिटिव प्लस 2Cl नेगेटिव। तो यहाँ पे n का मान कितना आ जाएगा, 2। तो यही उनके जो आयन होते हैं उनके अनंत तुल्यांक की चालकता क्या होते हैं, बराबर होते हैं। ये परिभाषा आपको लिख देना है और बहुत अच्छे से इसमें दिमाग नहीं लगाना है। देखिए मैं आपको पहले बता दूँ, ये जो फिजिकल केमिस्ट्री होती है थोड़ी सी टफ होती है, क्योंकि जो फिजिक्स इसको नहीं आता ना, फिजिकल केमिस्ट्री नहीं आएगी, समझ रहे हैं ना, केमिस्ट्री नहीं आएगी। तो ये फिजिकल केमिस्ट्री है, थोड़ा सा जो है कि टफ लगती है ना। बाकी ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक में कुछ है ही नहीं। यही देख मैं आपको बता रहा हूँ, अगर पेपर आपका कहीं से भी छूटता है, विलयन से छूटने वाला नहीं है और ये रसायन बलकती से छूटने वाला नहीं। और अगर आपका क्वेश्चन कभी छूटा हुआ, बाई द वे छूटा, तो आपका छूटेगा तो इसी चैप्टर से छूटेगा, वैद्युत रसायन, क्योंकि बहुत खतरनाक चैप्टर से आपको अच्छे से पढ़ के जाना है। वैद्युत रसायन इज वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर। और सवाल अगर छूटेगा क्योंकि इसमें रासायनिक अभिक्रियाएँ होती हैं बहुत सारी, इससे छूटेगा, बाकी कुछ छूटने का कोई चांस ही नहीं है। चलिए अब फैराडे आए भैया, फैराडे आ गए। फैराडे 2 नियम दिए थे, आई लफंगा की तरह जो है कि यार ये सब नियम कुछ इसका कोई मतलब नहीं है, ठीक है। क्या होता है कि अगर हम कोई क्या करें, कोई टैंक ले लें, क्या लें, कोई टैंक लें, उसमें राड लगाएंगे तो क्या होगा, कुछ जो पदार्थ हैं एक जाके चिपक जाएंगे और कुछ बाहर निकल जाएंगे, वही उसका नियम था, है ना। अगर इसमें राड लगा रहे हैं तो ये है, ये एक राड ये है और एक राड ये NaCl का विलयन है। तो अगर मैं इसको कह दूँ ये पॉजिटिव है और कैसी है, नेगेटिव है, कैसी है, पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव वाले कहाँ जाएंगे, जो पॉजिटिव इसमें जो Na है, Na इससे भाग जाएगा, सही से भाग जाएगा, और Cl इससे जाएगा। जब Cl गैस बन के कहाँ बाहर निकल जाएगी, बाहर निकल जाएगी। वो उसी में परिभाषा बनेगी कि विद्युत अपघटन की क्रिया में, यह अभिक्रिया कैसे है, विद्युत अपघटन की क्रिया में इलेक्ट्रोडों पर, ये क्या है, इलेक्ट्रोडों पर मुक्त या एकत्रित होने वाले पदार्थ, इस पर या तो मुक्त हो जाएंगे या तो एकत्रित हो जाएंगे, मुक्त हो जाएंगे या तो एकत्रित। देखिए क्या हुआ, Cl क्या हो गया, मुक्त हो गया, लेकिन Na क्या हो गया, एकत्रित हो गया। Na जाकर के है नेगेटिव वाली राड, पॉजिटिव वाली राड पे, और ये Cl इस पे मुक्त हो गया। या तो मुक्त हो जाए या तो एकत्रित हो जाए, दोनों में से दोनों हो सकता है। क्या हो सकता है, मुक्त हो जाए या एकत्रित होने वाले पदार्थ की जो मात्रा होती है उस सेल प्रवाहित अवयव से क्या होती है, समानुपाती होती है। एक W जो होता है Q के क्या होता है, अनुक्रमानुपाती होता है। अब Q बराबर 10 में पढ़ोगे ZIT, तो Q की जरूरत Q बराबर IT होता है, मतलब Q बराबर आवेश बराबर क्या होता है, धारा गुणे समय, आवेश बराबर धारा गुणे समय। तो अगर अनुक्रमानुपाती का चिन्ह हटाएंगे तो Z लगाएंगे, Z का है विद्युत रासायनिक तुल्यांक, क्या है, विद्युत रासायनिक तुल्यांक। तो ये बहुत आसान था प्रथम नियम कि अपघटन की क्रिया में इलेक्ट्रोड पर या तो मुक्त होगा या तो उस पर जमा होगा। वही किसके समानुपाती होता है, अवाहित आवेश के, प्रवाह के आवेश के, जिसमें धारा जो प्रवाहित होगी उसी के बारे में। चलिए दूसरा नियम क्या है कि
अगर हम बहुत सारे इलेक्ट्रोड ले लें, एक ठो विद्युत अपघट्य ये है, विद्युत अपघट्य ये है, विद्युत अपघट्य ये है, विद्युत अपघट्य 4, 5, 10, 20 जितना आपकी इच्छा करे उतना ले लीजिए। NaCl है, KCl है, CaCl2, COH है, कुछ भी हो सकता है, सब में लेने। अब इसमें अगर हम सब में समान धारा प्रवाहित होंगे क्या होगा, अगर सब में समान धारा प्रवाहित होगी तो सबका रासायनिक तुल्यांक क्या आएंगे, समान आएंगे, कहेंगे क्योंकि धारा इसमें भी समान होगी, इसमें भी समान होगी, इसमें सब में क्या होगी, समान, तो सब समान अनुपात में आएंगे ना। तो वही बात लिखा कि जब विभिन्न वैद्युत अपघट्यों पर, एक ये है, एक ये है, एक ये है, विभिन्न वैद्युत अपघट्यों पर समान धारा प्रवाहित की जाती है, इस पर उस पर सब पर क्या जाएगी, समान धारा, यानी 20 उस पर 30 इस पर चाहिए नहीं, अगर 20 इस पर तो 20 इस पे, 20 इस पे और 20 इस पे समान धारा प्रवाहित की जाती है। तो इलेक्ट्रोड पर एकत्रित, इस इलेक्ट्रोड पे चाहे इस इलेक्ट्रोड पे चाहे इस इलेक्ट्रोड पे एकत्रित मात्रा उसकी तुल्यांकी व विद्युत रसायन तुल्यांकी क्या होती है, समानुपाती। इसका मतलब कि जो W है पदार्थ की मात्रा है, किसका अनुपात होगी, E1 के, इसको क्या बोलते हैं, रासायनिक तुल्यांक के। तो अगर इसमें कहूँ W1 अनुपात है E1 तो इसके W2 अनुपात है E2, W3 अनुपात है E3, W4 अनुपात है E4। तो यहाँ से W अनुपात है E1 तो W बराबर के E1 हो जाएगा, W2 बराबर के W2 अनुक्रमानुपात K2 होते हैं। यहाँ से अरे भाई जब ये अनुक्रमानुपात का चिन्ह हटाते हैं तो कोई कांस्टेंट लगा देंगे। अब इसको हम क्या करेंगे, W1 बटे W2 भाग दे देंगे, अगर इसमें से इसमें तो क्या हो जाएगा, के से केस कट जाएगा, यहाँ से के से कट जाएगा तो क्या बचेगा, W1 बटे W2। अब W और पीछे पढ़ते कि ZIT होता है, क्या होता है, ZIT। इस W जो हम क्या रख देंगे, ZIT, इस W की जगह ZIT, तो IT से IT से मर जाएगा, तो Z1 बटे क्या जाएगा, Z2 बराबर E1 बटे E2, Z1 बटे Z2 बराबर E1 बटे E2। अब यहाँ पे मेरा क्या गया, Z1 बटे Z2 इक्वल टू E1 बटे E2, Z1 बटे Z2 E1 बटे E2। और यहाँ पे क्या था, जो E1 बटे E2 था, जो E1 बटे E2 था क्या था, W1 बटे W2 के बराबर था। तो इसको देखें और इसको देखें तो इसको मिलाएंगे तो ये बन जाएगा W1 बटे W2, E1 बटे E2 बराबर Z1 बटे Z2। ये बहुत आसान भाई, बहुत आसान, रट्टा मार के जाइए, आप कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। पढ़े होंगे, हम बस मार रहे हैं तड़का, क्या तड़का। चलिए देखिए दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ननर समीकरण बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट। मैं सवाल नहीं करवाऊंगा इसलिए मैं क्षमा चाहता हूँ, क्योंकि भाई बस जो पढ़े हैं उस पर सवाल तो ऑलरेडी पहले से लगा चुके होंगे, जो नहीं पढ़े हैं बस वो किसी तरीके से ये आपको याद कर लेना है ना। आता है कि ननर समीकरण क्या है तो आप परिभाषा लिख देंगे ये वाली, आगे हमको भी नहीं याद है कि ननर समीकरण के अनुसार किसी भी ताप पर धातु इलेक्ट्रोड की विभव ई मानक इलेक्ट्रोड विभव E नॉट विलयन में धातु के अणु की सांद्रता के क्या होता है, संबंध होता है, बस ये लिखना है। काका टेनियर में, बुक में, किताब में, कॉपी में हर जगह लिखाएगा, उसे आपको परिभाषा रट लेना है और ये वाला सूत्र लिख देना है, ये वाला सूत्र E इक्वल टू E नॉट माइनस 2.3038 log 1/mn की पावर 2, ठीक है। ये क्या है सब, N आपको है प्रयुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या है, ये आप क्या है फैराडे नियतांक है, R क्या है परमताप है, गैस नियतांक है, T बराबर क्या है परमताप है, लाख को आपको पता ही, और ये बिलियन में क्या है धातुआन की सांद्रता है। देखिए मैं इसको ऐसे ही बता रहा हूँ, हालांकि आप कुछ पल्ले नहीं पढ़ा होगा, अगर आप पढ़े होंगे तो पल्ले पढ़ा होगा, ऐसे सवाल भी करवाया गया है, ठीक है ना। और इसको मॉडिफाई करके मैं एक और तरीके से इसको लगाए थे ना जी सर। तो आप ननर समीकरण को, मेरा कहना मतलब ननर समीकरण पढ़ के जाइए, सवाल ला के जाइए, इससे सवाल आएगा ही आएगा, ठीक है। तो ये ध्यान दिए, मैं इसको अच्छे उतना अंदर से घुस के नहीं जा रहा हूँ, क्योंकि आप पढ़े हैं तो बस समझा रहे हैं आपको कि ये चीज़ पढ़ लीजिएगा, ठीक है जी सर। हाँ देखते हैं गिब्स मुक्त ऊर्जा क्या होती है भाई मेरे। एक गिब्स मुक्त का मतलब किसी चीज़ से, किसी सिस्टम से जो ऊर्जा निकलती है उसको मुक्त ऊर्जा बोलते हैं, बस खत्म। तो गिब्स क्यों पढ़ा भाई, गिब्स जिस तरह के गिब्स यहाँ वैज्ञानिक थे, जो गिब्स विलार्ड गिब्स ये वैज्ञानिक थे, वही बताए थे मुक्त ऊर्जा, मतलब किसी सिस्टम से कोई ऊर्जा निकलती है उसको बोले मुक्त ऊर्जा, और गिब्स ने बताया था तो गिब्स मुक्त ऊर्जा हो जाएगी, खत्म, यही है और कुछ है नहीं। कि किसी सिस्टम से ऊर्जा निकले, जैसे मैं कहूँ मान लीजिए कि हीटर है, तो हीटर से ऊर्जा क्या करे निकल रही है, तो हीटर जो हम ऊर्जा को क्या कर रहे हैं ले रहे हैं और उसका हम लोग उपयोग कर रहे हैं, हाथ से करने में, कपड़ा सुखाने में, जो कुछ भी। ये लाइट से ऊर्जा निकल रही है, इस लाइट से ऊर्जा निकल, उसका हम लोग क्या कर रहे हैं उपयोग कर रहे हैं, किस में, ये कार्य करने में। तो किसी भी सिस्टम से जो ऊर्जा निकलती है, किसी भी सिस्टम से जो ऊर्जा निकलती है उसको बोलते हैं मुक्त ऊर्जा। गिब्स क्यों लगा, क्योंकि गिब्स ने दिया था। और भाई मेरे कुछ करने की आवश्यकता नहीं है, ये दिमाग लगाएंगे गिब्स मुक्त ऊर्जा क्या है, गिब्स मुक्त ऊर्जा क्या है,
ऊर्जा है। बेटा ये पढ़ो, खत्म करो, ठीक है, सीधे पढ़िए। किसी निकाय से प्राप्त अधिकतम ऊर्जा, निकाय का मतलब होता है सिस्टम, किसी भी सिस्टम से निकाय से प्राप्त अधिकतम ऊर्जा जिसको किसी उपयोगी कार्य के रूप में परिवर्तित किया जा सके, मुक्त ऊर्जा कहेंगे। वही मैं बता कि किसी सिस्टम से ऊर्जा जो निकलती है उसको किसी उपयोगी कार्य में हम लोग क्या करेंगे, उपयोग करेंगे, उसे हम बोले मुक्त ऊर्जा। गणितीय रूप में लिखेंगे T माइनस एच, सॉरी G इक्वल टू H माइनस TS। जी क्या होती है, मुक्त ऊर्जा, यह ना कि मुक्त ऊर्जा है। टी क्या है, परमताप है। एस क्या है, एंट्रोपी मैं बताया था। एच क्या है, एंथैल्पी है। इसको अगर हम थोड़ा सा और भी कैलकुलेशन करें तो ये बन के आता है डेल्टा जी इक्वल टू डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस। तो ये आपको गणितीय रूप में होना चाहिए, पेपर में आ जाता है कि कौन सा गिब्स मुक्त ऊर्जा है, तो आपको ध्यान देना, ठीक है ना। इसको बताओ गिब्स हेल्ब होल्मट समीकरण, गिब्स हेल्ब होल्मट समीकरण। तो ये आपको ध्यान देना है, ये आपको ध्यान देना है, बहुत ध्यान से इसको भी ध्यान देना है, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। देखिए एक संबंध होता है गिब्स और ईएमएफ में, है ना, डेल्टा जी इक्वल टू माइनस एन एफ ई नॉट सेल, या ये वाला सेल। देखिए मैंने आपको सेल नहीं पढ़ाया है, बस मैंने आपको सेल नहीं पढ़ाया है, उसके लिए मैं क्षमा ही क्या मांगूँ, क्योंकि समय भी नहीं है ना। सेल को आप लोग, जो सेल है गैल्वेनिक सेल है, शीशा संचायक सेल है, जो भी सेल है उसको आप पढ़ लीजिएगा, है ना। देखते हैं आगे क्या है ये। हाँ, अरे मैंने विद्युत राशि भी नहीं पढ़ा, तो हालांकि टाइम बहुत ज़्यादा हो जाएगा, इसलिए मैंने मोस्ट इम्पोर्टेंट जो थी मैंने आपको बता दिया। हालांकि मैंने पूरा एनसीईआरटी कवर किया है, तो आपको क्या करना, वैद्युत साइंस स्टडी पढ़ के जाना। वैद्युत साइंस स्टडी में बहुत कठिन चीज़ नहीं है, आपको ये सारी याद होनी चाहिए। बीच में एच लिखा होगा, उसके नीचे कुछ धातुएं होंगी जो ऊपर वाले इसको विस्थापित नहीं कर पाएंगे, बस यही ध्यान देना और कोई बात नहीं है। जैसे मैं लिख दूँ एल दूँ, एन लिख दूँ, के लिख दूँ, तो कभी भी इसके नीचे वाली जो नीचे धातुएं हैं इनसे जो जब इनकी क्रिया किससे कराई जाती है, अम्ल से, तो ये क्या करते हैं, अम्ल से हाइड्रोजन विस्थापित करते हैं, लेकिन ये वाले जो हैं वो विस्थापित नहीं कर पाते हैं। ध्यान देने वाली बात ये है। और ये वाले इनको विस्थापित कर देंगे, ये वाले इनको अपने जो भी ऊपर है अपने नीचे लोग क्या करेगा, प्रतिस्थापित कर देगा। इन सब चीज़ों का ध्यान देना है विद्युत रासायनिक में। कई बार आपको मैं पढ़ाया हूँ, इस पर ज़्यादा समय देने की जरूरत नहीं है, लेकिन आप सवाल करिएगा, ठीक है। सवाल इसमें से आता है, लिख देगा ए बराबर लिख देगा -3.04, बी बराबर -3.5, सी बराबर कुछ देगा और डी बराबर कुछ देगा। तो ऐसे करके देगा तो आप उस सवाल में फंस सकते हैं, तो बेहतर है कि आप पढ़ के जाइएगा, ठीक है। समय भी अभी ठीक ठाक है, तो बेहतर है। तो आगे चलते हैं। तो भाई सेल था, एक संक्षारण एक चीज़ होती है, किसी चीज़ का, किसी धातु का क्षय होना क्या करता है, संक्षारण। अम्ल की उपस्थिति में, वायु की उपस्थिति में, इन सब चीज़ों की उपस्थिति में जब आता है तो धीरे धीरे इसको क्या क्षय होने लगता है, उसी को हम क्या बोलते हैं, संक्षारण बोलते हैं। ये होता है संक्षारण। तो यहीं से चैप्टर की समाप्ति होती है, और मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आया होगा। जो कुछ अगर आपको समझ नहीं आ रहा है तो आप हमको कमेंट करके बताइए सर यहाँ पे मुझे प्रॉब्लम है, हम कोशिश करेंगे, पूरी कोशिश करेंगे आपकी हेल्प की जा सके, है ना। मैंने फिर से एक बार मैं नंबर लिख देता हूँ यहाँ पे, ठीक है। या आपको कोई समस्या होती है 9807757865 पे, सॉरी 98077578। आपको कोई भी परेशानी होती है, ये 5 है। अब कोई परेशानी, कोई भी समस्या आती है तो आप इस पर कांटेक्ट करिए, आपकी पूरी मदद करने की मैं कोशिश करूँगा, ठीक है। ऑनलाइन पढ़ रहे हैं, ऑफलाइन पढ़ रहे हैं, जैसे पढ़ रहे हैं, कहीं भी पढ़ रहे हो, अगर आपको कोई प्रॉब्लम आती है आप एक बार कांटेक्ट करें, आपको सलूशन देने की कोशिश कीजिए। जो भी आपको समस्या आती है आप पढ़िए, नहीं समझ आता है पूछिए, कमेंट करके पूछिए, या जो कांटेक्ट कर पूछिए, व्हाट्सएप करके पूछिए, सवाल नहीं आता लेकिन पूछिए। अगर नंबर अच्छे लाने हैं तो आप पढ़िए मेहनत से, जो भी समस्या आती है उसके लिए हम खड़े हैं। कम से कम आप कोई भी सब्जेक्ट में नहीं ला सकते हैं, तो ये सब्जेक्ट मेरी सब्जेक्ट है ना। इस सब्जेक्ट में आप तो परफॉर्मेंस दिखाई कि कितना नंबर ला सकते हैं। बच्चे लाए हैं 98.98, 97, 96, 99 ऐसे नंबर्स आए हुए हैं, तो आप भी बेटर कर सकते हैं। आप मैंने जो है कि क्या बोलते हैं, ये ऑर्गेनिक का पूरा प्लेलिस्ट तैयार कर दिया है ना, उसको आप जाकर देख के पढ़िए। वहाँ से आपको मैं बता दूं कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पे ज़्यादा फोकस करेगा, ये फिजिक्स वाले बहुत ज़्यादा नहीं पूछा जाता है ना। हालांकि सवाल तो पूछा जाएगा लेकिन उसमें ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, लेकिन वो ऑर्गेनिक अगर आपको क्लियर है तो समझिए 60 से 70% नंबर आपका वहीं से कवर होगा, ठीक है ना। तो बेहतर है कि आप अच्छे से पढ़ रहे होंगे। और तो इसी साथ
विदा लेते हैं और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।